सो हे एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 3 के अंदर, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ऑडिटर फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व होता है तो क्या होने वाला है। उसके अलावा ऑडिटर के एलिजिबिलिटी और इन एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग भी हम लोग यहाँ पे आज के सेशन में बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के इस अमेजिंग से सेशन की। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि टेलीग्राम चैनल और अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर अगर आपने हमें अब तक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। दूसरा, अनअकैडमी के क्लासेस के रिगार्डिंग आपके साथ चर्चा कर लेता हूं कि अनअकैडमी के ऊपर आप दो तरीके से पढ़ सकते हो बेटा। एक होता है फ्री क्लासेस, दूसरा होता है पेड क्लासेस। फ्री क्लासेस की बात करूं तो यूट्यूब अनअकैडमी का जो चैनल है दैट इज अनअकैडमी सीए, ये वाला चैनल। तो अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीए इंटरमीडिएट के जितने भी क्लासेस होती है बेटा यहीं पे ली जाती है। दूसरा, अगर मैं पेड क्लासेस की बात करूं आपके साथ तो आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके लिए अगेन आपको यहाँ पे आईजी सर कोड का प्रयोग करना होता है फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी के ऊपर फ्री में स्पेशल क्लासेस भी होती है जो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर कंडक्ट की जाती है, जिसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होता है और उसके बाद जब आप यूज करते हो कोड आईजी सर तो आप फ्री में आपको एक्सेस भी मिल जाता है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप का, बराबर। तो ऐसी वाली भी चीज होती है। चलिए अब शुरुआत करेंगे आज के इस अमेजिंग से सेशन की। मैं अगर बात करूं आपके साथ तो आज हमें बहुत सारी चीजें देखना है, बहुत सारी चीजों को समझना है और बहुत सारी चीजों को जानना है। चलिए फटाफट देखेंगे और वो है सेक्शन नंबर 145 से रिलेटेड चालू करेंगे। सेक्शन नंबर 140 और सबसेक्शन 5 उसका आ रहा है, जो बात करता है कि अगर ऑडिटर जो होता है ये फ्रॉडुलेंट मैनर में या अगर ये कल्यूड करता है, कल्यूड का मतलब होता है किसी दो व्यक्तियों के साथ मिलकर ये कंपनी के ऊपर अगर फ्रॉड करते हैं, कल्यूड करते हैं फ्रॉड, तो ऐसे केस के अंदर क्या चीजें होने वाली है। तो बेसिकली बात की जा रही है कि अगर ऑडिटर एक्ट करता है फ्रॉडुलेंट मैनर में या वो अबेटेड या कल्यूडेड होता है या इन्वॉल्व होता है एनी फ्रॉड में, तो ऐसे केस में क्या चीजें होने वाली है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि अगर ट्रिब्यूनल, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर ट्रिब्यूनल, चलो देखो, एक तो जो ट्रिब्यूनल है ना, ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी की बात हो रही है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है ना, जो कंपनीज के लिए बेसिकली कोर्ट ऑफ लॉ होता है ना, तो उसे ट्रिब्यूनल बोला जाता है। तो एक तो वो खुद से कर सकती है बेटा, या उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से एप्लीकेशन आ सकता है, या किसी थर्ड पर्सन से भी, एग्रीव्ड पार्टी या कोई थर्ड व्यक्ति से भी उनको क्या आ सकता है, खत आ सकता है, जो ये बताता है कि ऑडिटर ने क्या किया, जो ऑडिटर के खिलाफ प्रूफ बताता है कि हाँ ऑडिटर यहाँ पे गलत मैनर में या फ्रॉड के मैनर में इन्वॉल्व है, बराबर, एकदम बराबर। तो और ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाई होती है तो 15 दिन के अंदर, एप्लीकेशन के 15 दिन के अंदर बेटा वो एक ऑर्डर पास करती है ना, जो कहता है कि ऑडिटर, एज अ ऑडिटर वो व्यक्ति यहाँ पे क्या नहीं कर पाएगा, एज अ ऑडिटर वो काम नहीं कर पाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर देती है या सेंट्रल गवर्नमेंट को कहती है अगर आप चाहो तो आप नए ऑडिटर को बना सकते हो या नए ऑडिटर को रख सकते हो। बात क्या कहना चाहता हूं, देखिए ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन जब रिसीव होता है एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या कोई तीसरे व्यक्ति से, या ट्रिब्यूनल को खुद से मस्ती है और वो प्रूफ कर लेती है, मतलब वो सेटिस्फाई हो जाता है क्या कि हाँ 15 दिन के अंदर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जो एप्लीकेशन रिसीट हुआ है उससे 15 दिन के अंदर यहाँ पे ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई, तो वो ऑर्डर पास करता है कि ये ऑडिटर अब इसको रिमूव करो करके, या ये ऑडिटर कंटिन्यू नहीं करेगा। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन भी दे सकता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर भी दे सकता है कि एक काम करो करके आप किसी नए ऑडिटर को अपॉइंट करो, ऐसा पावर भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखो ट्रिब्यूनल एक बार सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ ऑडिटर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है, तो वो डायरेक्ट करेंगे कंपनी को कि आप अपने ऑडिटर को चेंज करो। और ये जो ऑडिटर रिमूव हुआ है ना बेटा, ये अगले 5 सालों तक क्या किसी भी कंपनी का ऑडिट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो 5 साल के लिए इसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लागू हो जाता है और सेक्शन नंबर 447 भी लगा दिया जाता है। 447 फॉर फ्रॉड से रिलेटेड जो बात करता है ना, वो भी ऑडिटर के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया, देखो ट्रिब्यूनल एक तो खुद से, मतलब सीओ मोटो या सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन करे या कोई भी थर्ड पर्सन के द्वारा अगर उसको एप्लीकेशन आती है और वो सेटिस्फाई हो जाता है, 15 दिन के अंदर वो ऑर्डर पास कर देगा बेटा कि हाँ कि ये व्यक्ति ऑडिटर की तरह काम नहीं कर सकता, और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है आप नए ऑडिटर को अपॉइंट करो। दूसरा, सेटिस्फाई हो जाता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर ऑडिटर इन्वॉल्व है फ्रॉडुलेंट मैनर में तो डायरेक्ट करेगा कंपनी को आप चेंज करो अपने ऑडिटर्स को, या यहां पे बोल सकता है कि रिमूव द ऑडिटर शैल नॉट बी एलिजिबल, जिस व्यक्ति को आपने रिमूव किया है ना वो एलिजिबल नहीं होने वाला है। कौन सी चीज के लिए, 5 साल के लिए, फॉर बिकमिंग द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, मतलब अगले 5 सालों के लिए क्या वो ऑडिटर बन सकता है क्या, वो ऑडिटर नहीं बन सकता है किसी भी कंपनी का। और सेक्शन नंबर 447 के अंदर भी वो इन एलिजिबल हो जाता है, 447 के चार्जेस उसके ऊपर लेवी कर दिए जाते हैं। आओ अब इस चीज को पढ़ते हैं।
देखो, ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल दैट ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज एक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर, तो विदाउट द प्रीजुडिस टू द एनी एक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और फॉर द लॉ इन द टाइम बिंग इन फोर्स, ट्रिब्यूनल आइदर सीओ मोटो का मतलब होता है खुद से, या एप्लीकेशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करे या कोई भी एनी पर्सन कंसर्न के द्वारा एप्लीकेशन आए और वो सेटिस्फाई होता है कि हाँ ऑडिटर ऑफ कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉडुलेंट मैनर में काम किया है या कलूड किया है कोई फ्रॉड में रिलेटिंग टू द, और किसके साथ मिलके बेटा, कंपनी या उसके डायरेक्टर्स के साथ मिलके, तो ऐसे केस में वो डायरेक्ट कर सकता है कंपनी को कि आप एक काम करो, चेंज करो अपने ऑडिटर्स को, खत्म करो ये ऑडिटर्स को, बदल डालो करके, अब मत रखो इन्हें, है ना, ये वाली चीज। दूसरा रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, रिक्वायरमेंट फॉर द चेंज ऑफ ऑडिटर, इफ एन एप्लीकेशन इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाई हो जाती है 15 दिनों के अंदर फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, वो यहाँ पे क्या देती है कि एक मतलब नोटिस निकालती है कि ये जो ऑडिटर है अब एज अ ऑडिटर काम नहीं करेगा, ये जो व्यक्ति एज अ ऑडिटर काम नहीं करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑप्शन दिया जा सकता है कि अगर तुम चाहो तो इसके जगह नए ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हो। ये कब दिया जा रहा है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन कर रही है ट्रिब्यूनल को, तब ये फायदा दिया जा रहा है। उसके अलावा ये फायदा क्या मौजूद है बाकी लोगों के लिए? नहीं, बाकी लोगों के लिए ये फायदा मौजूद नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ इनएलिजिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू बी अपॉइंटेड, अगर ऑडिटर बेटा यहां पे प्रूफ कर दिया जाता है तो 5 सालों के लिए, जिस दिन बेटा, है ना, तो डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर, जिस दिन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया, अगले 5 सालों के लिए वो किसी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, और सेक्शन नंबर 447 के अंदर भी उसको लपेट दिया जाएगा। ऐसी वाली बात यहाँ पे की गई है। आप एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ के मुझे ले सकते हो। अब मैं सेक्शन नंबर, आप वीडियो को पॉज कीजिए और एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, उसके बाद फिर आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं अगर बात करूं आपके साथ सेक्शन नंबर 441 के ऊपर चलेंगे, जो आपके साथ बात करता है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। अब बेसिकली कभी कभार कैसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने गलती से पहले ऑडिट वगैरह देख चुका है तो उसको लग रहा होगा यार ये क्या है, ये तो ऑडिट का पूरा छाप के रख दिया है करके, और जब आप कल चल के ऑडिट पढ़ोगे तो आप बोलोगे अरे यार ये क्या है करके, वो एज इट इज चैप्टर यहाँ पे उतार दिया है ना, तो आपको ऐसा फील होने वाला है। तो आपको टेंशन की सच कोई बात नहीं है इसके अंदर, बहुत सही चीज है ये, तो आपके लिए ज्यादा बेहतरीन चीज हुई फिर तो ये, है ना, कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, एक टेक ऑफ आपको मिल जाता है, ऐसी वाली बात यहाँ पे आ रही है। चलिए देखो, सेक्शन नंबर 141 क्या कहता है देखिएगा। सेक्शन नंबर 141 यहाँ पे कंपनीज एक्ट से रिगार्डिंग बात करता है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, मतलब कि कौन व्यक्ति ऑडिटर बन सकता है और कौन व्यक्ति ऑडिटर नहीं बन सकता, उस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे चर्चा की जा रही है। बेसिकली सेक्शन नंबर 441 आपके साथ कहता है कि हाँ ये व्यक्ति ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल है, हाँ ये व्यक्ति ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, हाँ ये व्यक्ति ऑडिटर बनने के लिए मतलब क्वालिफाइड नहीं है या क्वालिफाइड है, उसके रिगार्डिंग पूरा सेक्शन नंबर 141 यहां पे आपके साथ चर्चा कर रहा है। अब सबसे पहला सेक्शन नंबर 141 का सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 आपके साथ क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड चर्चा करता है। सबसे पहला ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति एलिजिबल होगा ऑडिटर बनने के लिए जो कौन होना चाहिए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। तो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 को हमने देखा कि कौन व्यक्ति ऑडिटर बन जाता है या कौन व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाया जाता है, तो इनका कहना है कि जो फाइनल एग्जाम सीए के क्रैक करता है, ठीक है, फाइनल सीए को पास कर लेता है, सीए एग्जाम्स के फाइनल्स को पास कर लेता है, उसके अलावा जो आईटीटी ओटी ट्रेनिंग को भी जो पूरी कर जाए, तो वो व्यक्ति अब एलिजिबल हो जाता है क्या कहलाने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाने के लिए। और वो व्यक्ति क्या बन सकता है, वो व्यक्ति ऑडिटर बन सकता है। ऐसी वाली बात यहां पे ये लोग कर रहे हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऐसा मतलब समझिए इंडिविजुअल के केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहां पे एलिजिबल होते हैं ऑडिटर बनने के लिए, जो विद इन द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के अंतर्गत आते हैं। दूसरी वाली चीज अब देखिए, इनका कहना है कि इंडिविजुअल नहीं, एक फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे बेटा, है ना, फर्म जहां पे मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स जो है ना वो प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होने चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्वालिफाइड मान लेते हैं फॉर बिकमिंग द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, है ना। तो ऐसे केस में वो फर्म को क्या माना जाता है, ऑडिटर माना जाता है, या वो फर्म को हम लोग एलिजिबल मान लेते हैं। क्या आप बात को समझ रहे हैं? सभी लोग जल्दी जल्दी बताइए मुझे, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? यस सर। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके साथ, देखिए मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति
सीए। तो सर इंडिविजुअल व्यक्ति को क्या होना जरूरी है? इंडिविजुअल को चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होना चाहिए बेटा, तब जाके वो ऑडिटर बन सकता है किसी कंपनी का। मतलब सर अगर हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है तो क्या मैं ऑडिटर बन सकता हूं? नहीं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबिलिटी अचीव नहीं की आपने। अब जब आप प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते तो आप ऑडिटर क्या खाक बनोगे? तो आप सीए भी होना चाहिए और साथ साथ में सीओपी आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप किसी कंपनी के ऑडिटर बन सकते हो अगर सामने वाला अपॉइंट करे तो। वही दूसरी ओर अगर मैं बात करूं, ये तो इंडिविजुअल के बारे में बात होगी। अब फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के रिगार्डिंग बात करूंगा। अब ये जो फर्म है, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैसा होता है कि अगर एक मान लो ये अगर एक फर्म है, ठीक है, तो ये फर्म के अंदर यहाँ पे कौन सी चीजें आ रही है, यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स है ना, तो इनका कहना है कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। मतलब जैसे देखो 4 पार्टनर्स किसी फर्म में, तो मेजॉरिटी कितने से अचीव होंगी? 2 से कि 3 से? सर 3 से अचीव होंगी। तो ऐसे केस में 3 पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके पास सीओपी होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसे केस में हम लोग कहेंगे सीए प्लस सीओपी जिसके पास होता है वो व्यक्ति क्या बन जाता है? वो व्यक्ति यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाया जाता है। ऐसी वाली बात है। या वो फर्म एलिजिबल, मतलब जैसे फर्म का नाम होगा एबीसी एंड कंपनी करके, तो ऐसे केस में जो एबीसी एंड कंपनी है ये ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल हो जाती है। कब? जब इसके अंदर के मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर सीए प्लस सीओपी को होल्ड करते हैं, तब फर्म एलिजिबल होती है। मतलब जब कोई कंपनी अपॉइंट कर रहा है ना, तो वो फर्म को अपॉइंट करेंगे एज अ ऑडिटर। वो इंडिविजुअल ए को या बी को या सी को या डी को अपॉइंट नहीं करती है, वो फर्म एज अ होल को अपॉइंट करती है। फिर क्या आप इस चर्चा को समझे? बोलिए मुझे जल्दी से, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या इंडिविजुअल के केस में भी मैंने आपको चीजें बता दिया, इंडिविजुअल के केस में, और यहाँ पे फर्म के केस में मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स क्या होना चाहिए? सीए प्लस सीओपी को अगर होल्ड करे तो ऐसे केस में वो व्यक्ति एलिजिबल बन जाते हैं। क्या आप इस बात को समझे? हाँ सर समझे। देखिए उसके अलावा तीसरा, अगर कोई फर्म है जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, मतलब एलएलपी भी क्या एलिजिबल बन जाती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एलएलपी भी एलिजिबल होती है। और जो फर्म, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं ना बेटा, वही केवल साइन कर सकते हैं। मान लो जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक फर्म को मैंने अपॉइंट किया, ठीक है, फर्म के अंदर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कौन है? मिस्टर ए, बी, सी और डी ए करके। अब ये जो डी व्यक्ति है ना, इसने बीकॉम किया है, ठीक है, इसने बीकॉम किया, लेकिन ये फर्म के अंदर पार्टनर है। तो ऐसे केस में बी बोलता है मैं साइन करूंगा करके, मतलब मैं सीए ना होते हुए भी सीए की साइन कर सकूं करके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मैं पहले ही बता दूं आपको। केवल और केवल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होने वाले हैं वही व्यक्ति क्या कर पाएंगे? साइन कर पाते हैं फर्म के ऑडिटेड बैलेंस शीट के ऊपर या फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ऐसी वाली चर्चा इन लोगों ने यहां पे की है। कम ऑन, क्या आप इस बात को समझे? यस सर। अब नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे। देखिए कौन सा? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक सर हमने ये देखा कि यहाँ पे हमने जो चीजें देखी बहुत सरल सरल चीजें देखी। सेक्शन नंबर 141 से हमने स्टार्ट किया था। सेक्शन नंबर 141 का सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 एलिजिबिलिटी के बारे में बात करता है, जहाँ पे इंडिविजुअल में बोला गया है कि सीए प्लस सीओपी होना चाहिए। उसके अलावा पार्टनरशिप फर्म में मेजॉरिटी ऑफ जो पार्टनर्स है बेटा वो क्या होने चाहिए? सीए प्लस सीओपी होल्ड करना चाहिए। उसके अलावा एलएलपी भी क्या बन सकती है? क्या बिल्कुल बिल्कुल बन सकती है, लेकिन ये दोनों के केस में साइन कौन करने वाला है? जो सीए रहने वाला है वही साइन यहाँ पे करता है। अब मैं दूसरा आपके साथ बात कर रहा हूं 141 का सबसेक्शन 3 करके। अब ये जो 141 का सबसेक्शन 3 है ना, ये आपके साथ इन एलिजिबिलिटी या डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करता है। किसके रिगार्डिंग बात करता है? डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करता है। सर डिस्क्वालिफिकेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये व्यक्ति, मतलब इसके अंदर जितने भी लोग फंसने वाले हैं ना, इसके अंदर जितने भी लोग आने वाले, ये सारे के सारे व्यक्ति इन एलिजिबल माने जाते हैं कि ये लोग काम नहीं कर सकते, ये लोग ऑडिटर नहीं बन सकते। मतलब अगर कोई पर्सन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसके पास सीओपी भी है, लेकिन अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन में दिए जाने वाले कांड को कर डालता है, तो ऐसे केस में वो क्या नहीं बन सकता? वो बेटा ऑडिटर नहीं बन सकता। मतलब वो किसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, मतलब वो कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, या दूसरे कंपनी का, जो भी मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो हम लोग एक एक डिस्क्वालिफिकेशंस को पहले पढ़ते हैं, और डिस्क्वालिफिकेशन को जैसे हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतरीन होते जाएंगी, ठीक है। चलिए आ जाइए। देखो डिस्क्वालिफिकेशन का सबसे पहला वाला पॉइंट, फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट
एज अ ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, कि आप जो फॉलोइंग पर्सन, जिन लोगों के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति को आप एज अ ऑडिटर मत बुलाइएगा कंपनी का, ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज को देखने वाले हम लोग, तो अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पे चीजों को बोले जा रहे हैं। एक मिनट, चलो देखो, सबसे पहला क्या कह रहा है, अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008। बहुत सही चीज, बहुत ही उम्दा चीज, बहुत ही बवाल चीज। देखो क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है, सुनो सुनो अच्छी तरीके से सुनते हुए चलिएगा, बस और कुछ नहीं। ध्यान दो, आईजी सर प्राइवेट लिमिटेड, आईजी सर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, हाँ सर, ये एक कंपनी है। ये क्या है, ये एक कंपनी है। ये कंपनी चाहती है कि ये क्या करे, रिलायंस का ऑडिट करे, रिलायंस का ऑडिट करे, बराबर। यस, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। आईजी सर प्राइवेट लिमिटेड ये एक कंपनी है, और ये कंपनी चाहती है क्या चीज, कि वो ऑडिट करे रिलायंस का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑडिट करना चाहती है। मैं आपको एक बात बता दूं, पहला पॉइंट कहता है कि अगर कोई भी पर्सन जो ऑडिटर बनना चाहता है, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब अगर वो कंपनी है, वो बॉडी कॉर्पोरेट है या वो कंपनी है, तो ऐसे केस में वो पर्सन इन एलिजिबल होता है। क्या बोला जाता है, ये जो है ना, ये इन एलिजिबल, ये कंपनी मतलब आईजी सर प्राइवेट लिमिटेड इन एलिजिबल माना जाता है ऑडिटर बनने के लिए। ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे की जा रही है। ये व्यक्ति ऑडिटर नहीं बन सकता, ये व्यक्ति ऑडिट नहीं कर सकता। ये वाली पूरी बात मैं आपके साथ कहने की कोशिश कर रहा हूं। सर मुझे आप एक बात बताइए, अगर आप ऐसा करो कि आईजी सर एंड कंपनी करके, ठीक है, आईजी सर एंड कंपनी करके आपके फर्म का नाम है, जिसके अंदर ए बी सी और आईजी सर यहाँ पे पार्टनर्स है, तो ऐसे केस में क्या आईजी सर एंड कंपनी रिलायंस का ऑडिट कर सकती है क्या? हाँ, फर्म एलिजिबल है, मैं पहले बता रहा हूं। अगर ये एलएलपी भी होता है तो एलएलपी भी एलिजिबल है, लेकिन अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो एलिजिबल नहीं है। अगर कोई कंपनी है तो वो नॉट एलिजिबल, वो डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर आ जाता है कि तुम ऑडिट नहीं बन सकते, तुम ऑडिटर नहीं बन सकते, वैसे डिस्क्वालिफिकेशन में फंस जाता है। ऐसा मैं आपके साथ कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहला मैंने क्या कहा कि अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता, लेकिन अगर कोई एलएलपी है वो बन सकता है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म में बन सकता है, कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो बन सकता है। क्योंकि देखो बॉडी कॉर्पोरेट में सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट आता है। कल चल के ये कंपनी ने रिलायंस के डायरेक्टर्स के साथ मिलकर फ्रॉड कर दिया, तो आप लोग बोल दोगे वो कंपनी के अंदर के लोग तो पैसा लेके भाग जाएंगे और आप बोलोगे कंपनी को जेल में डाल दो, कंपनी के एमओए को उठाओ और जेल में पटक दो करके। तो ऐसे केस के अंदर हमने कह दिया एक काम करते हैं, कंपनी ही इनएलिजिबल बना देते हैं। कंपनी से अगर कोई कंपनी ऑडिटर बन ही नहीं सकती है ना, तो ऐसी वाली बात यहाँ पे आ जाती है। इनफैक्ट मैं बताऊँ आपको, जितने भी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग, मतलब अपन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोफेशनल्स होते हैं, या फॉर दैट से सीएस वाले भी, सीएमए वाले भी, और सारे लोग जितने भी प्रोफेशनल्स है, ये लोग जनरली है ना, ऐसे आपने देखा होगा कंपनी कभी नहीं बनाते। कंपनी क्यों नहीं बनाते, क्या लगता है आपको? जब तुमको कुछ फायदा ही नहीं है तो क्यों बनाओगे? और वैसे भी एक चीज मैं बता दूं आपको कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के हिसाब से हमको एलिजिबल, मतलब वी आर नॉट एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट कंपनी फॉर ऑडिटिंग पर्पसेस, है ना। तो ऐसे केस में एक तो आप पार्टनरशिप फर्म बनाइए या आप एलएलपी बनाइए, या अगर तीसरी बात कहूं तो आप इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म को कैरी कीजिए। वैसे तो ये उठता ही नहीं है सवाल, लेकिन फिर भी अगर बॉडी कॉर्पोरेट कोई होती है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकती, ऐसा कंपनीज एक्ट ने क्लियर कट कह दिया। अब चलिए दूसरे पॉइंट की ओर मैं चलूंगा आपके साथ। पहले इस पॉइंट को एक बार देख ले फिर से। देखो यहाँ पे अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी, तो बॉडी कॉर्पोरेट है तो इनएलिजिबल, लेकिन एलएलपी है तो एलिजिबल हो जाती है। दूसरा, ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, अगर किसी कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय होता है तो वो ऑफिसर या एम्प्लॉय अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है और फॉर दैट से उसके पास सीओपी भी है, तो क्या वो ऑडिटर बन सकता है कंपनी का? नहीं बन सकता। मतलब मैं क्या बात कर रहे हो सर आप, ये क्या कह रहे हो, कितना कंफ्यूजन हो रहा है। रुको रुको रुको, मैं आपको डायग्राम बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे देखो, मान लीजिए ये
कौन है, ये है फॉर एग्जांपल श्याम करके, और ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति है मान लीजिए फॉर एग्जांपल राम करके, है ना। अपने अकाउंट्स में ऐसे एग्जांपल आते हैं ना, अकाउंट्स की याद आ गई बोले अब, है ना। अब देखिए ये जो कंपनी है, ये कंपनी रिलायंस की बात करूंगा मैं आपके साथ। अब ये रिलायंस जो कंपनी है ना, रिलायंस कंपनी के अंदर राम और श्याम क्या करते हैं, जॉब करते हैं बेटा, नौकरी करते हैं, एम्प्लॉय है रिलायंस के, ठीक है, एम्प्लॉय है रिलायंस के। तो ऐसे केस के अंदर भली यहां पे अगर राम और श्याम सीए क्यों ना हो, इसके अलावा इनके पास सीओपी क्यों ना हो, क्या ये व्यक्ति ऑडिटर बन सकते हैं, क्या ये व्यक्ति ऑडिटर नहीं बन सकते, समझना बात को, नहीं बन सकते, क्योंकि वो उस कंपनी के, रिलायंस कंपनी के वो क्या है, और यहां पे सीए प्लस सीओपी को होल्ड करके रखे हुए, सॉरी रिलायंस कंपनी के वो एम्प्लॉय है, इसलिए वो ऑडिटर नहीं बन सकते। लेकिन मुझे बताइए कल चल के टाटा के इसमें अगर उन्हें ऑडिटर बनना है तो क्या वो बन सकते हैं क्या? एज ऑफ नाउ हमने जितना भी डिस्कशन किया उस हिसाब से तो सर बन सकते हैं, क्योंकि जिस कंपनी के अंदर वो काम कर रहे हैं ना, केवल और केवल डिस्क्वालिफिकेशन वहां पे आ रहा है। रिलायंस के अलावा टाटा हो गया, अदानी हो गया, या बाकी सारी फॉर दैट से क्या सबसे बड़ी कंपनी आईजी सर पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर भी वो बन सकते हैं। मैं क्या बोल रहा, उसके अंदर भी वो एलिजिबल बन सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं आपके साथ कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी का एम्प्लॉय होता है या कंपनी का यहां पे स्टाफ मेंबर होता है तो वो व्यक्ति एलिजिबल नहीं होता है, ऐसा सेकंड वाला पॉइंट कहता है, ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब तीसरा देखो, अ पर्सन जो पार्टनर है या जो एम्प्लॉयमेंट में ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर ये दोनों राम और श्याम का अगर कोई पर्सन, कोई थर्ड पर्सन, ठीक है, चैतू नाम लेते हैं अपन यहां पे, चैतू, ठीक है। अब ये चैतू हो सकता है ये इनका पार्टनर हो करके, या ये हो सकता है इनके साथ एम्प्लॉयमेंट में हो करके, है ना, एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे केस में ये वाला जो व्यक्ति है ना, ये भी क्या बन जाता है, इनएलिजिबल हो जाता है, मतलब ये वाला व्यक्ति भी ऑडिटर नहीं बन सकता। तो देखो अगर कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय है कंपनी का तो वो तो इनएलिजिबल हो ही रहा है, लेकिन अगर उसका कोई पार्टनर या एम्प्लॉय भी है, उसका अगर कोई पार्टनर या एम्प्लॉय भी है तो वो फर्म या वो व्यक्ति भी इनएलिजिबल हो जाती है। ऐसी वाली बात मैं यहां पे कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। क्या आप बात को समझ गए? सभी लोग बताइए मुझे, क्या आप इस चर्चा को समझ रहे हैं? तीसरा वाला पॉइंट को, सबसे पहला बॉडी कॉर्पोरेट है, नहीं बन सकते। दूसरा ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी के नहीं बन सकते। तीसरा अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो एम्प्लॉयमेंट में या जो पार्टनर है ऑफ ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो अगेन आपके ऊपर भी इनएलिजिबिलिटी आ जाती है और आप भी ऑडिटर नहीं बन सकते हो। क्या बात को आप समझे? बोलो मुझे, क्या बात को आप समझे? हाँ सर समझे, ठीक है, आ जाइए। अब देखो, अब ये एग्जाम्पल वगैरह कुछ दिया हुआ है, एग्जाम्पल को पॉज करो वीडियो और एग्जाम्पल को देख लीजिएगा, है ना। पॉज करो वीडियो को और एग्जाम्पल को देख लीजिए। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, अब देखिए चौथे चीज के ऊपर हम लोग चलेंगे। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे चौथे चीज पे, अ पर्सन जो खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर, क्या बोला यहाँ पे देखो, एक तो पर्सन खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर, वो तीनों, ये तीन लोगों की बात हो रही है। फिर से मैं कह रहा हूं यहां पे आपके साथ, एक तो ये पर्सन खुद, ठीक है, मान लो जैसे मैं अगर बात करूं आपके साथ, मैं मेरी आईजी सर, या अगर मैं बात करूं आपके साथ कोई मेरा पार्टनर है, ठीक है, वो, ठीक है, वो, या मेरे कोई रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव यहाँ पे नॉर्मल लिख रहा हूँ, किसी व्यक्ति को नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि रिलेटिव के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो ऐसे केस में आप मेरे रिलेटिव, हम तीनों की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, हम तीनों की यहाँ पे बात की जा रही है। देखो मैं कह रहा हूं, एक तो मैं या मेरा पार्टनर या मेरे रिलेटिव, एक तो मैं या मेरा पार्टनर या मेरे रिलेटिव क्या करते हैं, देखो अगर हम तीनों में से कोई भी होल्ड करते हैं कोई सिक्योरिटी को, होल्ड करते हैं सिक्योरिटी मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, कुछ भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स वगैरह, है ना, या किसी प्रकार का इंटरेस्ट, मतलब मानो मैंने लोन दिया वो कंपनी को, मैंने लोन दिया, है ना, मैंने मुक्कू को लोन दिया, ऐसे केस के अंदर, है ना, इन द कंपनी या उसकी सब्सिडरी या उसकी होल्डिंग या उसकी एसोसिएट या सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, दैट इज फेलो सब्सिडरी, है ना। तो ऐसे केस के अंदर अगर मैं क्या करता हूं यहां पे, अगर मैं इंटरेस्ट
इंटरेस्ट होल्ड करता हूं, फिर से अगर मैं इंटरेस्ट होल्ड करता हूं यहां पे कौन से चीज के रिगार्डिंग, एक तो कंपनी के अंदर, मतलब मान लीजिए हम तीनों में से किसी के भी पास कंपनी के सिक्योरिटीज है, किसके किसके, सिर्फ कंपनी नहीं बेटा, देखो कंपनी के तो सिक्योरिटीज होना आम बात है, ठीक है, लेकिन कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है उसके भी, या कंपनी की जो सब्सिडरी है कंपनी है उसके, या कंपनी के कोई एसोसिएट है तो उसके, या होल्डिंग के भी अगर कोई दूसरी सब्सिडरीज है तो उसके, मतलब बेसिकली मैं बात कर रहा हूं ये सारी कंपनीज में से किसी भी कंपनी के अगर आप सिक्योरिटीज को होल्ड करते हो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जो भी सिक्योरिटी बोलो, वो सिक्योरिटी में अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हो तो ऐसे केस में मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये व्यक्ति इनएलिजिबल बन जाता है। कौन सा व्यक्ति इनएलिजिबल बन रहा है सर, कौन सा, बोलिए ना सर, कौन सा व्यक्ति इनएलिजिबल हो रहा है, तो ये व्यक्ति इनएलिजिबल हो रहा है, मतलब आईजी सर ऑडिटर नहीं बन सकते, या मेरी जो फर्म है वो भी ऑडिटर नहीं बन सकती, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मतलब एक तो मैं या मेरा पार्टनर या मेरे रिलेटिव मिलके अगर इस ग्रुप कंपनीज में, इसको ग्रुप कंपनीज का नाम दे दो, कंपनी, उसकी होल्डिंग, उसके सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट या सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग की सब्सिडरी, इसमें अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके सिक्योरिटीज में, तो क्या मैं ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल हूं? नहीं सर, मैं ऑडिटर नहीं बन सकता इस कंपनी का। ऐसी वाली चर्चा यहां पे की गई है ना, ऐसी वाली चर्चा यहां पे की गई है। बहुत सही है, आसान है अभी तक का, लेकिन देखो, लेकिन प्रोवाइडेड दैट रिलेटिव, लेकिन अगर रिलेटिव चाहे तो होल्ड द सिक्योरिटी या इंटरेस्ट इन द कंपनी फॉर द फेस वैल्यू ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज, मतलब अगर रिलेटिव चाहे तो 1 लाख तक के फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज को होल्ड करके रख सकता है। क्या बात कर रहा हूं मैं, सुनो सुनो सुनो, अगर रिलेटिव चाहे, अगर रिलेटिव चाहे तो ऐसे केस में वो फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ 1 लाख रुपीज को होल्ड करके रख सकता है। मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए। सबसे पहला अगर मैं बात करूं आपके साथ, इक्विटी अगर फेस वैल्यू है इसकी मान लीजिए 10,000 रुपए, इसकी मार्केट वैल्यू है 10 करोड़ रुपीस, तो ऐसे केस में क्या रिलेटिव एलिजिबल होने वाला है क्या? देखो, अगर ये चीज को ऑडिटर होल्ड करके रखता है ना, तो मैं कहूंगा ऑडिटर इनएलिजिबल हो जाता है, वो ऑडिटर नहीं बन सकता, मतलब आईजी सर ऑडिटर नहीं बन सकते। लेकिन दूसरी ओर अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल दूसरी ओर यहां पे रिलेटिव होल्ड करते हैं आईजी सर के, तो ऐसे केस में मैं कहूंगा ये चलता है, क्योंकि फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख तक का एग्जेम्पशन दिया जा रहा है, बराबर ना, कि अगर रिलेटिव होल्ड करता है एक वैल्यू, मेरा पार्टनर 1 रुपए की भी सिक्योरिटी होल्ड करे इनएलिजिबल, मैं 1 रुपए की भी सिक्योरिटी होल्ड करूं इनएलिजिबल, लेकिन रिलेटिव अगर तुम चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, 1 लाख तक के फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज को होल्ड करके रख सकते हो। अब रिलेटिव ने क्या किया बेटा, रिलेटिव ने, समझिए बात को, फेस वैल्यू 99,000 की सिक्योरिटीज, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू 1,01,000 रुपए एग्जांपल, ठीक है, ये होल्ड करके रखा है किसके अंदर, मान लीजिए सब्सिडरी कंपनी के अंदर, कंपनी में नहीं सब्सिडरी कंपनी के अंदर होल्ड करके रखा है। तो ऐसे केस के अंदर मुझे बताइए, क्या मैं एलिजिबल हो जाऊंगा? क्या मैं एलिजिबल हो जाऊंगा? कितना दिया यहाँ पे, फेस वैल्यू 99,000 दिया है, तो क्या मैं एलिजिबल हो जाऊंगा? हाँ सर, मैं यहाँ पे एलिजिबल हो जाऊंगा। गलत जवाब, मैं एलिजिबल नहीं होऊंगा, क्योंकि ये जो एग्जेम्पशन दिया गया है ये 1 लाख तक के फेस वैल्यू के लिए दिया गया है, लेकिन केवल और केवल कंपनी के अंदर जब आप होल्ड करते हो ना, वो भी कौन, रिलेटिव जब कंपनी के अंदर होल्ड करता है 1 लाख तक की सिक्योरिटीज, तब जाके एग्जेम्पशन आता है। मतलब रिलेटिव अगर बाकी लोगों के इसमें होल्ड करता है या बाकी कंपनीज में होल्ड करता है, तो क्या यहां पे एलिजिबिलिटी आने वाली है क्या? तो एलिजिबिलिटी नहीं आने वाली है, मतलब तो हम लोग एलिजिबल नहीं होंगे, ऐसी वाली चीज की मैं चर्चा यहां पे कर रहा हूं। क्या आप बात को समझे? देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, इन द कंपनी, आप मार्क भी करके रख सकते हो, यहां पे बोला जा रहा है इन द कंपनी, तो वो कंपनी के अंदर जब आप फेस वैल्यू होल्ड करके रखते हो 1 लाख रुपए के, तब जाके एलिजिबिलिटी आती है, अदरवाइज एलिजिबिलिटी नहीं आती है मित्रों, है ना। आओ देखो क्या, फर्दर द अबव कंडीशंस रेलेवेंट टू द आल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल या सिक्योरिटीज। अगर रिलेटिव एक्वायर करता है सिक्योरिटी या इंटरेस्ट अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट, तो करेक्टिव एक्शन लेने का भी समय दिया जाता है 60 दिन का। मतलब किसी समय मान लो फेस वैल्यू से एक्सीड करके 1 लाख रुपए से, तो मैं रिलेटिव को कह सकता हूं कि इसको करेक्ट कर ले, 60 दिनों का समय दिया जाता है, ठीक है। तो 1 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है, मान लो 1,10,000 हो गए, तो 10,000 के सिक्योरिटीज को बेच दो और 1 लाख से अंतर्गत या 1 लाख तक लेके आ जाइए। इसके लिए 60 डेज का करेक्टिव एक्शन के लिए आपको समय मिल जाता है। तो ऐसी वाली चर्चा यहां पे कर दी गई है। क्या आप इस बात को समझ गए? कम ऑन एवरीवन, क्या आप इस बात को सभी के सभी लोग समझे हो क्या? कम ऑन बोलेंगे सब लोग, यस सर, सारे के सारे लोग हम समझ चुके हैं।
ठीक है, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट गाइस, एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो अभी के सेशन को हम लोग करेंगे यहीं पे स्टॉप। अभी का सेशन आज का थोड़ा सा छोटा होने वाला है ना, क्योंकि अभी मेरा एक मैं जब ये प्रीमियर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके 10 मिनट बाद अभी मेरा इंटर का लॉ का क्लास है प्लस के ऊपर, तो ऐसे केस के अंदर इसलिए हम लोग शॉर्ट सेशन ये रखेंगे और फिर हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे आने वाले आगे वाले 4th सेशन के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस। जाने से पहले इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको मुझसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना है, आपको ये समझ में सारी चीजें आ रही है, तो आप जरूर से मुझसे इंटर का लॉ पूरा अनअकैडमी के ऊपर पढ़ सकते हैं, वो भी स्ट्रक्चर्ड मैनर में, जहां पे मैं आपको नोट्स वगैरह लिखवा के देता हूं, सारी चीजें मैं आपको कवर करवाता हूं। तो आप यहां पे प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेके ये चीज को कर सकते हैं। प्लस के अंदर आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलता है, सेम चीजें आइकॉनिक में। उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस मिल जाता है। प्लस हो या आइकॉनिक, आप जब भी अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन ले, आप यहां पे IG सर कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा इस सेशन को देखने के लिए। 14 दिसंबर से हमारी ग्रुप 2 की बैचेस चालू हो रही है अनअकैडमी के ऊपर, तो जरूर से IG सर कोड का प्रयोग कीजिएगा, जहां पे आपको यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, जैसे अंशुल सर, फिर उसके अलावा नितिन सर आपको पढ़ाने वाले, मुनीस सर, DJ सर, दीपिका मैम, ऐसे कई सारे टीचर्स आने वाले। तो ऐसे केस में 14 तारीख से बैच चालू हो रही है, तो जरूर से IG सर कोड का प्रयोग कीजिए फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग हमारे अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।